ठीक है जी, क्रांति अपनी हो चुकी है और आज अपने करेंगे टॉपिक है अपना राजस्थान का एकीकरण। मतलब राजस्थान को अपने एक करेंगे, ठीक है। एक करेंगे कहाँ पे? सिर्फ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वैसे तो अपना एक हो चुके हैं, ठीक है। राजस्थान का एक जो वर्तमान का स्वरूप है ना, उसकी अपने बात करेंगे कि वो वर्तमान का स्वरूप कैसे आया, ठीक है जी। कैसे आया तो इसकी बात करें तो ये वाला जो वर्तमान स्वरूप है ये है मिला है हमें 1 नवंबर 1956, ठीक है, यहाँ से मिला है। 1 नवंबर 1956 के बाद जो स्वरूप था वो आज अपने पास है। यानी कि आज जो अपने मैप देखते हैं राजस्थान का, ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन इस प्रकार का लगभग, ठीक है। तो ये जो है ना, हाँ जी, ऐसा नहीं है, चलो ये लो, अपने छोड़ ही देते हैं इसको, बनाते नहीं है, ऐसा नहीं है तो ये लो, नहीं छोड़ो छोड़ो, ये अपने को लगाना थोड़ी है यहाँ पे, बस बात खत्म। आज जो वर्तमान में स्वरूप है वो हमें 1 नवंबर 1956 में मिला है। कैसा नक्शा है वो आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, अपने नहीं बनाएंगे। आगे सुनिए, अब जैसे आजकल अपने मूवी देखते हैं तो मूवी में चलता है ना फ्लैशबैक, यानी कि पीछे की कहानी बताते हैं ना, तो वही चीज़ अपने आज पढ़ेंगे कि यहाँ से 1 नवंबर 56 को जो वर्तमान स्वरूप आया उससे पहले की क्या कहानी थी वो पढ़ेंगे अपने, कि कैसे वो कहानी से गुजर कर ये वर्तमान स्वरूप मिला अपने, वो कहानी पढ़नी है। क्या कहानी थी? अगर हम बात करें इसके एकीकरण की, एकीकरण के टाइम जो हमारा राजस्थान था वो 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था। ये जो अपने 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, उस टाइम राजस्थान नाम का कोई प्रदेश नहीं था। ये जो क्षेत्र था वो इन भागों में बंटा हुआ था। ये जो 19 रियासतें थी ये अलग अलग, आप ये मान सकते हो कि एक अलग अलग देश ही थे, ठीक है। हमने बात की थी ना पिछली क्लासों के अंदर कि वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां हुई थी, इन रियासतों की हुई थी। मतलब इनका जो सारा जो विदेशों के साथ, विदेशों का मतलब इनका अपनी जो दूसरी रियासतें थी उनके साथ जो संबंध वगैरह थे ना, वो इन अंग्रेजों की इन सहायक संधियों पर निर्भर करते थे, ठीक है। तो ये अलग अलग भागों में बंटा हुआ था पूरा राजस्थान। कैसे एक होता है? हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि 7 चरणों में ये पूरा हुआ, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रयास हुए थे राजस्थान को एक करने के, उससे पहले भी प्रयास हुए थे। कौन कौन से प्रयास हुए थे? कई प्रयास हुए हैं, जिसके अंदर एक तो जब भारत का 1935 का शासन अधिनियम पास होता है ना, शासन अधिनियम बनता है 1935 का, उस टाइम प्रयास किया गया कि राजस्थान को एक, ये जो रियासतें हैं इनको एक कर दिया जाए, लेकिन वो प्रयास भी किन्हीं कारणों से असफल रहा। फिर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, इसने भी प्रयास किया था राजस्थान को एक करने का, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि राजस्थान के एकीकरण की पहले आवाज़ किसने उठाई थी या प्रथम प्रयास किसने किया था, तो वहाँ पर नाम आएगा लॉर्ड लिनलिथगो का, लेकिन किसी कारण ये भी असफल रहा। अब ये जो रियासतें हैं, इन रियासतों के अंदर अलग अलग शासक थे, इन्होंने भी अपने स्तर पर कोशिश की थी कि राजस्थान को एक वर्तमान स्वरूप जो है इसी प्रकार से कोई ना कोई तरीका अपनाएं कि इनका एकीकरण कर पाएं इन रियासतों का, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम, एक शासक था मेवाड़ का, मेवाड़ रियासत पढ़ी थी ना हमने, उसके अंदर एक शासक था जिसका नाम था महाराणा भोपाल सिंह। क्या नाम था? महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है। इसने कोशिश की, इसने कोशिश क्या की, इसने एक मीटिंग बुलाई, यानी कि एक बैठक बुलाई, और वो बैठक में किसको बुलाया, तो ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ यानी कि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, उसके नीचे कौन सा लगता है? मालवा, और इधर कौन सा लगता है? गुजरात, ठीक है। इन गुजरात और कुछ मालवा क्षेत्र और बाकी जो मेवाड़ था, मेवाड़ का आसपास का क्षेत्र था, इन सभी को बुला लिया इकट्ठे, और इकट्ठे बुलाकर यहाँ पर इन्होंने की एक संयुक्त बैठक की, ठीक है। कब की? तो इन्होंने की 1947 में, और 47 में कब की? 25 जून
यहाँ पर इन्होंने बैठक की। उसके बाद में ये 1947 में बैठक की और उस बैठक के अंदर इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अपने इन क्षेत्रों को मिलाकर एक यूनियन बनाते हैं। और वो यूनियन कौन सी थी? उस यूनियन का हम नाम देंगे राजपूताना यूनियन। ठीक है। मेवाड़ शासक भोपाल सिंह क्या कहता है इन सारों को बुलाकर कि अपने इकट्ठे हो जाते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक बड़ी रियासत बना लेते हैं और उसका नाम क्या रखेंगे? राजपूताना यूनियन। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो यहाँ पर लगभग हुए थे 22 राजा। 22 राजाओं को इकट्ठा किया और प्लान क्या रखा कि राजपूताना यूनियन के नाम से अपने एक एकीकरण करते हैं, रियासतों का बनाते हैं। ठीक है। अब भाई साफ पता चल रहा है कि जब ये भोपाल सिंह बुला रहा है, भोपाल सिंह शक्तिशाली था, रियासत बनेगी, 22 राजा अंडर होंगे, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका होगा? भोपाल सिंह का ही होगा। तो ये बात कुछ राजाओं को नहीं जची, जिसके कारण ये प्लान भी हो गया फेल। ठीक है, यानी कि यहां पर भी एकीकरण नहीं हुआ। उसके बाद एक प्रयास होता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में क्या होता है कि डूंगरपुर का शासक मिलाता है अपने साथ बांसवाड़ा को और एक मिलाता है प्रतापगढ़ को। ठीक है, ये तीनों प्रदेशों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है और इसका नाम था ठीक है, लक्ष्मण सिंह। इसका जो राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह तीनों रियासतों को इकट्ठा करता है और तीनों रियासतों को इकट्ठा करके प्लान बनाता है कि अपने एकीकरण करें और नाम रखेंगे इसका वागड़ प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये भी प्लान फेल हो जाता है, इनका भी कोई एकीकरण नहीं होता। इसके बाद बात आती है, एक प्रयास होता है कोटा द्वारा, और कोटा का शासक था उस टाइम जिसका नाम था भीम सिंह। ये भीम सिंह अपने साथ मिलाता है बूंदी रियासत को और झालावाड़ को। ठीक है, और प्रयास करता है एकीकरण करके एक रियासत बनाने का, और जिसका नाम इन्होंने सोचा था रखेंगे हाड़ौती संघ। ठीक है, हाड़ौती संघ। लेकिन ये प्रयास भी असफल हो जाता है और यहाँ भी एकीकरण नहीं होता। अब भी एकीकरण हो क्यों नहीं हो पा रहा था? ये इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो राजा थे वो स्वार्थी थे। हर एक राजा चाहता था कि मेरे पास पावर ज़्यादा हो, मैं उसका वर्चस्व सारा मेरे अंडर हो। ऐसे हम दूसरे राजा के अंडर क्यों रहें? क्योंकि यहाँ पर कोटा प्रयास कर रहा है तो कोटा बन जाएगा सबसे ऊपर, है ना। यहाँ पर डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह कोशिश कर रहा है तो सारा सर्वे सरवा लक्ष्मण सिंह बन जाएगा, तो दूसरों को क्यों मंजूर। यहाँ पर मेवाड़ में भोपाल सिंह बन जाएगा तो फिर दूसरे खार खाएंगे, है ना। तो ऐसे कर करके ये मान लो जो प्रयास थे वो सारे असफल हो गए। अब असफल हो गए तो इसके बाद क्या होता है कि 3 जून 1947 को हमने पढ़ा था कि कौन सी योजना आई थी? माउंट बेटन योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आगे चलकर बात होती है कि भारत को आज़ाद करना है। आज़ाद कब करना है? 15 अगस्त 1947 को ये रखी गई थी टाइमिंग कि 15 अगस्त को अपने देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन आज़ाद कर देंगे तो इन रियासतों को भी तो संभालना था ना। ठीक है, तो उसके तहत जो भारतीय जो नेता वगैरह थे या भारत सरकार थी वो भी प्रयास करने शुरू कर दिए थे उन्होंने। उसी के तहत क्या होता है कि 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार के द्वारा रियासती विभाग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? रियासती विभाग का। क्यों? क्योंकि ये सारे चक्कर पड़ रहे थे, इनका एकीकरण करना था, लेकिन राजा वगैरह नहीं मान रहे थे। तो भारत सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए कि रियासती विभाग का गठन किया। और कब किया? 5 जुलाई 1947 को। और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया एक, और उस अध्यक्ष का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। और साथ में इनकी सहायता करने के लिए एक बनाया गया सचिव, और जिसका नाम था वीपी मेनन।
ठीक है, इनको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इन मतलब रियासतों का जो सिस्टम है उसको संभालो और उनका एकीकरण करो ताकि हम एक अखंड भारत का निर्माण कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ से फिर प्रयास शुरू हो जाते हैं और किस प्रकार से आगे चलकर सारा एकीकरण होता है उसकी बात करते हैं अपने। अब ये जो सारा कुछ सिस्टम चल रहा है कहाँ बैठकर चल रहा है, मतलब दिल्ली के अंदर ना, और दिल्ली से यानी कि दिल्ली से कोई भी आदेश आएगा, दिल्ली से, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली से इधर से चला आदेश चला, तो हमने राजस्थान की बात की थी, तो सबसे पहले इधर दिल्ली है तो इधर से दिल्ली से किस साइड प्रवेश करेगा, पूर्व की ओर से, है ना। ये कोई आ नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। दिल्ली से चला तो इधर पूर्व से प्रवेश करेगा क्योंकि इस साइड है ना, उत्तर पूर्व की तरफ है दिल्ली अपने, तो उधर से प्रवेश किया, यहाँ से आएगा तो यहाँ पर आज अपने वर्तमान में प्रदेश कौन से जिले पड़ते हैं, A, B, C और D और ये C, लगभग यहाँ पर ये प्रदेश पड़ते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ कौन कौन से प्रदेश हैं। A से पड़ता है अलवर, और B से कौन सा पड़ता है, भरतपुर, और D से कौन सा है, धौलपुर, और C से कौन सा है, करौली। आपको ये याद रखना है कि जो पहला प्रयास है रियासती विभाग शुरू करता है राजस्थान के एकीकरण का, तो पहला प्रयास होता है इधर से, और इधर से कौन से जिले पड़ते हैं आपको याद रखनी है, A B C D याद रखनी है, ठीक है ना। पहला प्रयास कहाँ से शुरू होता है, ABCD से, ABCD से शुरू होगा ना, A से शुरू होती है ABCD, तो ABCD से अपने याद रखना है ट्रिक की पहला प्रयास। A यानी अलवर, और B यानी भरतपुर, D यानी धौलपुर, और C यानी करौली। अब भी प्रदेश शुरू हो गया, एकीकरण करना है, पहला प्रयास शुरू हो गया। हमने बात की थी कि कितने भागों में बटा हुआ, 19 रियासतों में, है ना। 19 रियासतों में से हमने कितने निकाल ली, 4, और हमने बात की थी 3 ठिकाने भी हैं, तो उनमें से एक ठिकाना निकाल लेंगे अपने। कौन सा, वो था अलवर के अंदर पड़ता था एक ठिकाना जिसका नाम था नीमराना ठिकाना कहाँ पर पड़ता था, अलवर में। तो मेरे कहने का मतलब है जो प्रथम प्रयास हुआ वो इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर किया गया। अब प्रयास हो गया तो अब इस जो सिस्टम, जो सारी एक मान लो भौगोलिक एक क्षेत्र बनाया जा रहा है तो उसका कोई नाम भी होगा ना, ठीक है। तो इस सारे क्षेत्र का नाम रखना था, उस नाम था मत्स्य संघ। अब ये नाम रखा है तो ये नाम भी कोई देगा, किसी ने तो सुझाया होगा ना, अपने कह देते हैं मान लो ये कोचिंग सेंटर की है तो किसी ने तो मेरे को बोला होगा ना कि आप इसका ये नाम रख लो, कोई बंदा तो बताएगा ना, आइडिया तो देते ही ना। तो इसके लिए भी नाम का सुझाव दिया गया, और ये जो नाम रखा गया ये रखा गया KM मुंशी की सलाह पर, ठीक है। किसकी सलाह पर, KM मुंशी की सलाह पर। यानी कि जो पहला जो प्रयास किया गया जो अपने राजस्थान के एकीकरण का, उसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ, और किसके द्वारा, KM मुंशी के द्वारा नाम दिया गया। कौन कौन से प्रदेश थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, साथ में प्रदेश कौन सा, नीमराना। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले चरण में, ठीक है, पहले चरण में कितनी रियासतें थी, तो कितनी थी, 4 रियासतें, ठीक है। अगर वहां पर 5 आ जाए वो नहीं करनी, 4 रियासतें। अगर ठिकाने पूछे जाए तो कितने, एक ठिकाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि पहले चरण में कितनी इकाइयों का विलय किया गया था, तो कुल इकाइयां कितनी होगी, 5, ठीक है। ये शब्द आपने याद रखना है, रियासतें 4, ठिकाना 1 और कुल इकाइयां कितनी, 5। अब भी जैसे आज आप वर्तमान में सुन रहे हो कि इतने जिलों की घोषणा कर दी, 19 जिलों की घोषणा कर दी, भाई जिले की तो घोषणा कर दी, ठीक है, लेकिन उस जिले को चलाने के लिए वो सारी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। अपने इस गंगानगर जिले में रहते हैं तो गंगानगर जिले का आपने देखा होगा प्रशासन वगैरह कितना सिस्टम है ना, इसके अंदर विधायक भी हैं, इसके अंदर जिला कलेक्टर भी हैं, SDM भी है, तहसीलदार भी है, सारे जज वगैरह भी हैं, सारी, है ना, ये प्रशासनिक व्यवस्था और सारी करनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए भी चाहिए, तो इसके लिए भी की होगी, है ना। तो इसके लिए 4 रियासतें, और 4 रियासतों में से अब ऐसा भी नहीं है भी क्योंकि नाराज हो जाए, किसी को कोई पद दे दिया, किसी से कुछ मान लो कोई क्षेत्र को नाम दे दिया, है ना, किसी को कोई ऑफिस दे दिया, यानी कि सारे खुश हो जाएं, इसी प्रकार से बांटेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले नाम आता है धौलपुर का, और धौलपुर से बना देते हैं उस टाइम राज प्रमुख,
यानी कि जो राज प्रमुख का ओहदा है वो किसे दे देते हैं, धौलपुर को। और उस टाइम राज प्रमुख बनाते हैं उदय भान सिंह को। तो उदय भान सिंह राज प्रमुख बनाया गया। और कहाँ का था ये राज प्रमुख, धौलपुर का। ठीक है, और अब रहेगी करौली। तो करौली को क्या दिया, तो करौली को दे दिया जी उप राज प्रमुख का पद। और उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, उप राज प्रमुख बनाया गया जी गणेश पाल वासुदेव सिंह को। ठीक है जी, दोनों की हिस्सेदारी बढ़ गई। धौलपुर को तो क्या दे दिया, राज प्रमुख का पद, करौली को क्या दे दिया, उपराज प्रमुख का पद। बचे दो, अब इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस अलवर को दे देते हैं जी ये पीएम का पद, यानी कि प्रधानमंत्री कहाँ का बना दिया, अलवर का। अलवर की भी भागीदारी आ गई। किसका बनाया, अलवर का। ठीक है, और अलवर का हाँ जी, और इसका नाम था शोभा राम कुमावत। ठीक है, प्रधानमंत्री कहाँ दे दिया, अलवर को। अलवर की भागीदारी। अब प्रधानमंत्री जो है, आज अपने वर्तमान की भी बात करें तो प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है, दिल्ली में। दिल्ली क्या है हमारे देश की राजधानी, यानी कि राजधानी में बैठता है ना। जो हमारी स्टेट का पूरे देश का जो मुखिया है वो कहाँ पर बैठता है, राजधानी में। तो ये कहाँ बैठेगा, ये भी राजधानी में बैठेगा। कहाँ से है, अलवर से। तो इसका मतलब अलवर को क्या बना दिया, राजधानी। राजधानी किसको बना दिया, अलवर को। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा है जी भरतपुर। भरतपुर को भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो इसके पास क्या बचा, पद तो सारे लगभग मेन पद तो रुक गए। तो इसका क्या किया कि इसमें यानी कि भरतपुर के अंदर किया गया इस मत्स्य संघ का उद्घाटन। कहाँ किया गया, भरतपुर में। भरतपुर में किया गया उद्घाटन। तो पूरे भरतपुर में तो किया नहीं, कोई पर्टिकुलर एक जगह होगी, और जगह भी ऐसी होगी कोई शानदार कोई बिल्डिंग वगैरह हो। तो उस टाइम किसका दौर था, किलों वगैरह का था, है ना। तो यहाँ पर एक किला पड़ता है और उस किले के अंदर किया गया उद्घाटन, और उस किले का नाम था लोहागढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग के अंदर किया गया उद्घाटन किसका, मत्स्य संघ का। कहाँ पर किया गया, लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में। अब भाई किसी चीज का, किसी संस्था का, किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करते हैं तो कोई बुलाते हैं ना, किसी को, कोई बाहर से बुलाएंगे, कोई मंत्री शंत्री को, है ना। तो उस टाइम इस उद्घाटन के लिए बनाते हैं सेंटर से बंदे को, और सेंटर से किस व्यक्ति को बुलाते हैं, और उसका नाम था NV गॉडगिल। पूरा नाम बात करें तो नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये उस टाइम केंद्र की जो सरकार थी उस सरकार के अंदर मंत्री था। कौन सा मंत्री था, ये था जी वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री यानी उद्योग मंत्री। कौन, NV गॉडगिल। किसने उद्घाटन किया, NV गॉडगिल ने। कहाँ किया, लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, भरतपुर में। ठीक है जी, ये सारा चैप्टर कंप्लीट। तो पहला चरण, ये क्या बोलेंगे इसको, प्रथम चरण, यानी कि प्रथम चरण का कंप्लीट हो गया। हुआ कब था ये चरण, तो कंप्लीट हो गया, किसी न किसी तारीख को हुआ होगा उद्घाटन। ठीक है, तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था प्रथम प्रयास। ठीक है, टोटल बात करें तो ये हमने प्रथम चरण किया है, तो ऐसे 7 चरण लगे थे। 7 चरणों में जाकर एकीकरण पूरा हुआ था। ये कौन सा है, प्रथम चरण। अभी तक हमने प्रथम चरण कंप्लीट किया, और प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतें और एक ठिकाना लिया गया है। टोटल 5 इकाइयाँ इसमें प्रथम चरण में। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। टोटल कितने हुए, 7 चरण। तो हमने शुरू में बात की थी ना कि कब प्राप्त हुआ है हमें, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप। तो यहाँ से 18 मार्च 1948 से लेकर इस 1 नवंबर 1956 तक हमें कितने चरण लगे थे, 7 चरण। ठीक है जी, तो कितने वर्ष हो गए, आप लगाना थोड़ा, 48 से 56 टोटल होंगे यहाँ पर 8 वर्ष। और 8 वर्ष टाइम लगा था अपने। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह और
14 दिन, इतना समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ठीक है। ये मार्च से लगाना नवंबर तक निकलेगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसके प्रयास में लगे थे, ठीक है। जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, जो पहले से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी और यहाँ तक जो खत्म हुई थी, उसमें कितने लगे थे? 7 चरण, और 7 चरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब ये 7 चरण है, कब कब हुए थे? तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि ये शुरू हुए थे 1948 में और गए 1956 तक, ठीक है। और बीच में हुए थे ये 1949 में भी प्रयास हुआ था और 1950 में भी, और एक प्रयास हुआ था 1956 में। याद आपने ऐसे रखने हैं, 1948 में हुए थे 3 चरण, 1949 में हुए थे 2 चरण, 1950 में 1 चरण और 1956 में 1 चरण। कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7, ये हो गए जी 7 चरण। ऐसे याद रखना आपने, 1948 में 3, 49 में 2 और 1950 में 1 और 1956 में 1 चरण, यानी कि अंतिम चरण, ठीक है जी। यहाँ तक बात कंप्लीट। और इनकी जो तारीखें हैं वो आपको एक एक करके करवाऊंगा, लेकिन वैसे फिर भी अगर आपने ट्रिक याद रखनी हो तो यहाँ याद रखना है आपने 18, 25, 18, यानी कि यहाँ मार्च से शुरू करना है, 18 मार्च को, 25 मार्च को, और मार्च के बाद कौन सा आएगा? अप्रैल, 18 अप्रैल को, ठीक है। वैसे ये चीज़ें अपने कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, अभी इतना नोट करवा दें आपको, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? क्लियर सारा? प्रथम चरण कंप्लीट।